जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं जो आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर सकें, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, गेस्ट पेपर डाउनलोड करने का ये फायदा है, आपको सभी क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली shop.hindustannowledge.com आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्च कोड पे जाना है, BHDC 134। यहाँ पे देखिए हिंदी गद्य साहित्य का सॉल्व पेपर आ जाएगा जून 2025 एग्जाम के लिए। यहाँ से आप लोग बाय नाउ पर बटन क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके जो है हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, चंपा की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद की जो आकाशदीप कहानी है उसमें जो चंपा पात्र है उसकी चारित्रिक विशेषताओं का यहाँ पर विवेचन करना है। और अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर हम लिंक शेयर कर देते हैं, तो वहां पर आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, चंपा की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की नायिका चंपा एक अत्यंत सशक्त, साहसी, संवेदनशील और आत्म बलिदानी नारी है। देखिए, कब भी आपसे चारित्रिक विशेषताएं पूछा जाए, सबसे पहले आपको बताना है ये जो है, ये जो कहानी है या फिर जो उपन्यास है वो किसका है, और जो है इसमें जो महिला की जो पात्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं पहले आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में दे देनी है, ठीक है। इसके बाद वह एक ऐसी महिला पात्र है जो नारी चरित्र की विभिन्न विशेषताओं को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। वह एक क्षत्रिय कन्या है जो अपने पिता के साथ समुद्री यात्रा करती है। माता के निधन के बाद वह अपने पिता के साथ 8 वर्षों से पोत पर रही थी। एक दिन जलदस्युओं के हमले में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो समुद्री डाकुओं द्वारा उसके पिता की मृत्यु कर दी जाती है, और चंपा अनाथ हो जाती है। यही घटना उसके जीवन की दिशा बदल देती है। अब वह अकेली है परंतु साहसी युवती के रूप में सामने आती है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है कि ये किसकी कहानी या उपन्यास है, तो इतना बता देना है। और इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है, यानी कहानी या उपन्यास जो भी है उसका आपको क्या करना है, छोटा सा विवरण दे देना है। इसके बाद आपकी उसकी विशेषताएं जो है बताना शुरू करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे चंपा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है कोमल हृदय वाली एवं प्रेममयी। चंपा का हृदय अत्यंत कोमल और भावुक है। उसके प्रेम, क्षमा और सहानुभूति जैसे गुण भरपूर मात्रा में है। यद्यपि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है, फिर भी समय के साथ वह उसके व्यवहार, वीरता और प्रेम से प्रभावित हो जाती है। यानी कि जो बुद्धगुप्त होता है एक समुद्री डाकू होता है, तो वो जो है ना चंपा उसको बुद्धगुप्त को ही क्या मानती है, अपने पिता का हत्यारा मानती है। लेकिन समय के साथ जो है वो बुद्धगुप्त के व्यवहार और वीरता प्रेम से प्रभावित हो जाती है। चंपा का प्रेम इतना पवित्र है कि वह बुद्धगुप्त के दिल को बदल देती है। वह क्रूर जलदस्यु बुद्धगुप्त को मानवतावादी बना देती है। यह केवल उसके पवित्र प्रेम, सहानुभूति और सेवा भावना की वजह से होता है। यानी कि जो चंपा का प्रेम इतना पवित्र होता है कि बुद्धगुप्त की जो है मनोदिशा को बदल देता है, और वो जो है क्रूर जलदस्यु से हटकर मानवतावादी की ओर बढ़ जाता है। तो ये कोमल हृदय वाली और प्रेममयी स्त्री थी। उसके बाद थी पितृभक्त एवं निष्ठावान पुत्री। तो चंपा को अपने पिता से अत्यधिक प्रेम है। वह पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहती है, इसलिए वह हमेशा पास छिपाकर कृपाण यानी कि छुरा रखती है, ताकि उचित अवसर पर वह बुद्धगुप्त से प्रतिशोध ले सके। यद्यपि बुद्धगुप्त कई बार समझाता है कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं है, लेकिन चंपा का पितृभक्त हृदय यह मानने को तैयार नहीं होता है। वह स्पष्ट कहती है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। इस कथन से उसकी पीड़ा और पितृ प्रेम स्पष्ट होता है। यानी कि वो क्या करती है, बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है और अपने पास जो है चाकू रखती है, छुरा रखती है, कि जैसे ही मौका मिलेगा वह बुद्धगुप्त को मार देगी। और जो बुद्धगुप्त है ना उसको बार बार समझाता है कि उसने जो है उसके पिता की हत्या नहीं की है, ठीक है।
इसके बाद है समाज सेवा सेविका एवं त्याग की मूर्ति। तो चंपा न केवल एक साहसी स्त्री है, बल्कि और समाज और सेवा की मूर्ति भी है। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगती है, लेकिन जब बुद्धगुप्त विवाह और स्वदेश लौटने का प्रस्ताव रखता है तो चंपा इनकार कर देती। यानी कि जब बुद्धगुप्त कहता है कि वो जो है हमसे विवाह कर ले, तो वो क्या करती है, चंपा इनकार कर देती है। उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना है। वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को मानती है, वह आदिवासियों की सेवा को ही अपना धर्म मान लेती है, और वह अपने वैवाहिक सुख, जन्मभूमि और लौकिक विभव का बलिदान कर देती है। यानी कि वो स्वदेश नहीं लौटना चाहती है, और जो है वह आदिवासियों की ही सेवा करना अपना धर्म मानती है। इसके बाद है शास्त्री और शस्त्र चालन में कुशल। यानी कि साहसी है और शस्त्र भी चला लेती है, ठीक है, उसमें भी वो कुशल है। चंपा एक निर्भीक और साहसी स्त्री है, उसे शस्त्र चलाने का भी अच्छा अभ्यास है। जब वह बंदी होती है तो एक अन्य बंदी द्वारा शस्त्र मांगने पर बिना झिझक उसे शस्त्र दे देती है, और फिर चतुराई से स्वयं दूसरे नाविक से शस्त्र निकाल लेती है। यही नहीं, वह पोत के नायक को भी अपने शस्त्र चालन कौशल से पराजित कर देती है। यह उसकी चतुरता, साहस और वीरता का प्रमाण है। इसके बाद है गुणग्राहिका एवं विचारशील नायिका। चंपा में यह विशेषता है कि वह लोगों के अच्छे गुणों को पहचानती है और उनका सम्मान करती है। यानी कि चंपा के अंदर गुणग्राहिका यानी कि अच्छे गुणों को ग्रहण भी कर लेती है और विचार भी करती है। वह बुद्धगुप्त की वीरता और साहस से प्रभावित होकर उसे पसंद करने लगती है, परंतु उसका अंतर्द्वंद यह होता है कि वह उसके पिता का हत्यारा मानती है उसे। अंततः उसका प्रेम प्रस्तुत पर विजय पा लेता है, और वह अपने मन की दुर्भावना को समुद्र में फेंक देती है। यह उसकी आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। यानी कि वो प्रस्तुत को भूल जाती है और जो है बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगती है, और जो अपनी दुर्भावना होती है उसको समुद्र में ही फेंक देती है। इससे पता चलता है कि उसकी जो आत्मा है वो कितनी परिपक्व है। उसके बाद है आत्म बलिदानी और आदर्शवादी। चंपा एक ऐसी नायिका है जो अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर जन कल्याण को अपनाती है। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, परंतु विवाह नहीं करती है, क्योंकि वह द्वीप के निवासियों की सेवा करना चाहती है। बुद्धगुप्त उसके नाम पर चंपा द्वीप का नाम रखता है, और वह अपने पिता की स्मृति में एक प्रकाश गृह यानी कि लाइट हाउस बनवाकर अपने पिता को अमर कर देती है। यह त्याग और आदर्श का उच्चतम उदाहरण है। यानी कि वो क्या करती है, जिस द्वीप में रहती है तो बुद्धगुप्त उसका नाम रख देता है चंपा द्वीप, और जो है बुद्धगुप्त और चंपा का विवाह नहीं हो पाता है, और वो जो है जो चंपा चाहती है कि वह द्वीप पर ही रहेगी, उन लोगों की जो है सेवा करेगी। और क्या करती है, वह पिता की याद में लाइट हाउस भी बनवाती है, और लाइट हाउस बनवाकर वो अपने पिता को अमर कर देती है। और जो ये त्याग जो है ना, यह त्याग और आदर्श का उच्चतम उदाहरण है। इसके बाद है असाधारण साहस और आत्मनिर्भरता। चंपा नारी शक्ति का प्रतीक है। वह कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होती है, बल्कि अपने प्रतिभा और साहस से रास्ता निकालती है। उसकी निर्भीकता उस समय भी झलकती है जब वह समुद्र की उफनती लहरों और आंधी में भी अपने को मुक्त होने का उपाय सोचती है। वह कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानती। चंपा भीतर से बहुत मजबूत और प्रेरणादायक जो है चरित्र है। तो ये सारी चीजें आपको किसमें लिखनी है, जो है चंपा की चारित्रिक विशेषताओं में लिखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं निष्कर्ष पर। तो चंपा एक बहुआयामी चरित्र है, जिसमें सच्ची प्रेमिका भी है, त्यागमयी नारी है, वीरांगना है, समाज की सेविका है, और पितृभक्त पुत्री के रूप में हमारे सामने आती है। उसकी हर विशेषता में नारित्व की गरिमा और आदर्श झलकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने चंपा के माध्यम से यह संदेश दिया कि नारी केवल कोमलता और भावुकता की प्रतिमूर्ति नहीं है, वह संगठनों में भी अदम्य साहस और त्याग से प्रेरित होकर समाज को दिशा दे सकती है। चंपा का चरित्र भारतीय साहित्य में एक आदर्श नायिका के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया चंपा की चरित्र विशेषताओं का वर्णन। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, त्याग पत्र का कथासार बताते हुए उसकी कथानक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो त्यागपत्र हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली उपन्यास है।
ये उपन्यास जो है नारी की स्वतंत्रता, सामाजिक रूढ़ियों के विरोध और मानसिक पीड़ा की कहानी है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र जो है वो कौन है? मृणाल है, जो एक शिक्षित, संवेदनशील और आत्मसम्मानी महिला है। यह उपन्यास 20वीं सदी के उस समय का चित्र प्रस्तुत करता है जब भारतीय समाज में स्त्रियों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था और वे पारिवारिक तथा सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थी। इसमें जो मुख्य पात्र है वो मृणाल है। वो एक शिक्षित, संवेदनशील और जो है आत्मसम्मानी महिला है। और इस जो उपन्यास में होता है 20वीं सदी के उस समय को चित्र को प्रस्तुत किया जाता है जब महिलाओं को जो है भारतीय समाज में आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था, वे पारिवारिक सामाजिक बंधनों में ही जकड़ी रही थी। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पर इसका कथा सार क्या है। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है, इसके बाद अब कथा सार देना है, यानी इसका कथा का सार क्या है। तो त्याग पत्र जो उपन्यास है ना, मृणाली नामक एक युवती के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए समाज की रूढ़ियों से टकरा जाती है। मृणाल का विवाह एक संपन्न परिवार में होता है, लेकिन वह वैवाहिक जीवन में स्नेह और सम्मान से वंचित रह जाती है। उसके पति का व्यवहार उपेक्षापूर्ण और असंवेदनशील होता है। मृणाल को पति पत्नी के रिश्ते में जो आत्मीयता और समानता चाहिए थी, वह उसको वहां पर नहीं मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे मृणाल इस असहनीय दाम्पत्य जीवन से अलग हो जाती है और अपने मायके लौट जाती है। वहां भी उसे समाज की कटु आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मृणाल समाज के इन बंधनों के आगे झुकने से इनकार कर देती है। वह स्वतंत्र रूप से जीने का निर्णय लेती है। इसके बाद है, और वह विवाह संस्था की पारंपरिक परिभाषा को जो है चुनौती देती है कि उस समय जो है डाइवोर्स लेना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और मृणाल ने वहां पर जो है अपने जो दाम्पत्य जीवन को भी अलग कर दिया था। मृणाल का एकमात्र आत्मीय संबंध अपने भतीजे प्रमोद से है, जो उपन्यास का कथावाचक भी है। प्रमोद मृणाल की पीड़ा को समझता है और उसके साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता रखता है। वह अपनी बुआ के विचारों और जीवन के निर्णयों का सम्मान करता है। प्रमोद के माध्यम से ही पाठक मृणाल की मानसिक स्थिति, उसके संघर्ष और सामाजिक प्रताड़ना की गहराई से पहचान पाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कथानक की विशेषताएं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला आ जाता है मनोवैज्ञानिक जो है गहराई इसमें देखनी पड़ती है। तो त्याग पत्र का सबसे बड़ा योगदान इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई है। मृणाल के अंतर्मन की स्थिति, उसके विचार, भावनाएं और निर्णय इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि पाठक उसके दुख और असमंजस को अनुभव कर सकता है। जयंत कुमार ने मृणाल के भीतर चल रहे द्वंद्व को अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित किया है। उसका अकेलापन, अस्वीकृति की पीड़ा, प्रेम की तलाश और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष उपन्यास की आत्मा है। यानी कि इस जो उपन्यास में मनोवैज्ञानिक गहराई दिखाई गई, जो मृणाल है ना, वो अपनी अंतर्मन की स्थिति, उसके विचार, भावनाएं और निर्णय इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं कि जो पाठक है उसके दुख और असमंजस को अनुभव भी कर सकता है। और जो जयंत कुमार है, मृणाल के भीतर चल रहे द्वंद्व को अति सूक्ष्मता से चित्रित करते हैं। उसका अकेलापन, अस्वीकृति की पीड़ा, प्रेम की तलाश और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष जो है वो उपन्यास की आत्मा कहलाता है। इसके बाद है सामाजिक आलोचना भी इसमें झेलने को मिलती है उसको। तो यह उपन्यास समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं, स्त्री की स्थिति और पारिवारिक व्यवस्थाओं की तीव्र आलोचना करता है। मृणाल जैसे महिला अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की बात करती है और पूरे समाज से उपेक्षित और अपमानित करता है। लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार एक स्त्री को अपने जीवन पर अधिकार जताने की भी अनुमति नहीं दी जाती है। ये उपन्यास स्त्री पुरुष समानता, नारी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। यानी कि उस समय जब 20वीं शताब्दी चल रही थी तो महिलाओं को इतनी कठिनाई होती थी कि वो अपने जीवन को भी अपना जीवन नहीं कह सकती थी, यानी कि अपने जीवन पर भी अधिकार जताने को भी अनुमति नहीं दी जाती थी। और जो है स्त्रियां घर पर ही रहती थी, उनको भी बाहर काम करने नहीं दिया जाता था। तो ये उपन्यास है ना, वो स्त्री पुरुष की समानता के लिए, जो समानता को प्रेरित करने के लिए बना लिखा गया है और नारी की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाता है। इसके बाद है मृणाल का चरित्र चित्रण। तो मृणाल का चरित्र चित्रण संवेदनशील, सतर्क और स्वाभिमानी है। तो महिला का एक प्रतीक है। वह एक ऐसी नायिका है जो दुखों से टूटती नहीं है बल्कि उनसे लड़ती है। उसके विचार, उसकी पीड़ा और उसका साहस उसे हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला पात्रों में शामिल करता है।
वह आजादी चाहती है लेकिन बगैर किसी को दोष दिए। वह खुद के लिए सोचती है लेकिन दूसरों के लिए कटु नहीं होती है। उसकी करुणा और आत्मसम्मान दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए वो क्या करती है, किसी को दो वह आजादी चाहती है लेकिन किसी दूसरे की आजादी को छीन कर नहीं। और जो है वह स्वयं के लिए सोचती है लेकिन किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचती है। उसकी यही करुणा जो आत्मसम्मान है, दोनों पक्ष जो है इस उपन्यास में साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमोद का दृष्टिकोण क्या था। तो प्रमोद इस उपन्यास का कथावाचक है, मतलब कि इस उपन्यास को कह रहा है। ठीक है, जो मृणाल की पीड़ा का संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करता है, यानी कि जो प्रमोद यहाँ पर है वो एक तरीके से जो है उपन्यास का जो लेखक है वही यहाँ पर जो है जयनंद कुमार जी ही प्रमोद का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोद मृणाल के प्रति सहानुभूति रखता है लेकिन वह पूरी तरह से निष्पक्ष दृष्टिकोण से कहानी सुनाता है। उसकी आंखों से पाठक मृणाल की छवि को देखता है, एक प्रेममयी, दार्शनिक और आत्मसंघर्ष से भरी स्त्री की छवि को। यानी कि वो उस उपन्यास में क्या देखता है, उस उपन्यास में देखता है कि जो है जो मृणाल है वो एक प्रेममयी, दार्शनिक और आत्मसंघर्ष से भरी स्त्री की छवि है। इसके बाद है प्रतीकात्मक शीर्षक। तो त्यागपत्र उपन्यास का शीर्षक अत्यंत प्रतीकात्मक है। यह केवल मृणाल द्वारा अपने पारिवारिक जीवन से त्याग का संकेत नहीं करता, बल्कि यह समाज की रूढ़ियों, जड़ की मान्यताओं को त्यागने का प्रतीक है। यानी कि समाज की रूढ़ियों और जो जड़ मान्यताएं हैं उनको त्यागने का प्रतीक है। मृणाल का त्याग एक तरह की मुक्ति है, दैहिक और मानसिक और सामाजिक बंधनों से मुक्ति। यह त्याग आत्मसमर्पण नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति है। इसके बाद है भाषा और शैली। तो जयंत कुमार की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली है। उन्होंने मृणाल की बातों को बड़े ही स्वाभाविक और सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। संवादों में गहराई और संवेदना देखने को मिलती है। लेखक की शैली आंतरिक अनुभवों को उजागर करने वाली है, जो पाठकों को पात्रों के मन में झांकने का अवसर देती है। यानी कि जो लेखक की शैली है वो आंतरिक अनुभवों को उजागर करने वाली है। जब पाठक पढ़ता है तो वो जो है पात्रों के मन में झांकने की भी अवसर देती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं निष्कर्ष पर। कोई भी आंसर लिखे, निष्कर्ष लिखना जरूरी है। तो त्यागपत्र केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज की भी कहानी है जो स्त्री को स्वतंत्र सोचने और जीने की अनुमति नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर स्त्री का तो वर्णन किया गया है, साथ में जो है समाज का भी वर्णन किया गया है जो स्त्री को सोचने और जीने की भी अनुमति नहीं देता है। मृणाली जैसी स्त्री जब समाज के बनाए नियमों को तोड़ती है तो उसे उपेक्षित यानी अपमानित किया जाता है और विद्रोही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह जो है नई सोच की राह दिखाती है। यह उपन्यास आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी बहुत सी स्त्रियां सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव में जीने के मजबूर हैं। त्यागपत्र हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इस प्रकार त्यागपत्र एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है, जो पाठकों को सोचने पर विवश कर देती है और साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन की चेतना जागती है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज कवर किया हुआ है। इसके बाद अभी आपकी और क्लासेस आएंगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।